इतिहास में जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारा कन्फ्यूजन होता रहता है और डेट याद करने में समस्याएं होती हैं। और तुम लोग इसीलिए बहुत से विद्यार्थी ने रिक्वेस्ट किया था कि इतिहास को बताना है तो डेट को याद करना है। डेट कभी भी डेट के लिए याद करेंगे तो याद नहीं होगा। जैसे भारतीय संविधान हम लोग पढ़ते हैं तो बोलता है कि अनुच्छेद को कैसे याद करेंगे, तो अनुच्छेद को याद करने लोग बैठेगा आर्टिकल 1 2 3 4 5 तो याद नहीं होगा। तो वहाँ भी टेक्निक है कुछ है ना, हर चीज़ टेक्निक से नहीं होता है। पढ़ाई लिखाई में हर जगह तो टेक्निक फार्मूला नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो समझ विकसित करने की बातें हैं, अगर समझ विकसित हो जाए तो निश्चित रूप से ये तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो अब इसके बाद क्या होता है, घटनाओं को समझना है, घटनाओं का कारण और उसके परिणाम, ठीक है। मतलब एक जगह बैठो तो तुम देखो कि हाँ उसके पहले क्या हुआ था, फिर उसके बाद क्या क्या हुआ, किन कारणों से कोई घटनाएं घटित हो रही हैं ये समझना है, और घटनाओं का रिजल्ट क्या क्या होता है हुआ, ये दोनों चीज समझना है। तो देखो कि अपने आप बहुत सारी बातें आ जाएगी, तुमको दिखने लगेगा, ठीक है ना, तुमको दिखने लगेगा इन्हें खाली। तो इसको हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। जैसे हम लोग का जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बेसिकली कांग्रेस का ही आंदोलन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आंदोलन। जब मास मूवमेंट की बात होती है तो ठीक है, जब हम लोग यूनाइट होते हैं, एक छतरी के नीचे आते हैं, एक छत के नीचे आते हैं, तब हमारा क्या होता है, सिस्टमेटिक वे में नेशनल मूवमेंट स्टार्ट होता है, दैट इज कांग्रेस, ठीक है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो आंदोलन होता है या राष्ट्रीय आंदोलन होता है, उसको हम लोग बेसिकली 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। तो 3 भागों में बांटते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 भागों में ऐसे बांटो, या कांग्रेस का भी हम लोग लिख सकते हैं, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मूवमेंट में या नेतृत्व में घटनाएं घटित होती हैं, ठीक है ना, उसको 3 भागों में। जैसे पहला है तुम्हारा 1885 जब कांग्रेस का गठन होता है, उस समय से लेकर 1905 से 1920, तीसरा ठीक है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, उदारवादी आंदोलन, ठीक है, उदारवादी कांग्रेस, उदारवादी आंदोलन, ठीक है ना। दूसरा क्या है, लिबरल मूवमेंट, ये लिबरल कांग्रेस, ठीक है ना। दूसरा था उग्रवादी, ठीक है ना, आंदोलन, एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, दिख रहा है ना, ठीक है। और तीसरा जो ये देख रहे हो यहाँ पर, ये थर्ड वाला जो है, ये है गांधीवादी आंदोलन, गांधीयन मूवमेंट, ठीक है। ये 3 पार्ट है। अब इसको हम लोग लिबरल क्यों कहते हैं, क्योंकि इस समय का जो नेतृत्व था, वो नेतृत्व में जो लोग थे उनकी विचारधारा कैसी थी, लिबरल थी, उदारवादी विचारधारा थी। उदारवादी विचारधारा का मतलब क्या था कि ये लोग कैसे थे, कंप्रोमाइजिंग नेचर के थे, समझौतावादी थे, ठीक है ना। ये आवेदन, प्रतिवेदन, डेलीगेशन भेजते थे, प्रतिनिधिमंडल भेजते थे, और अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। ये ध्यान सब नोट करते जाना है तुम लोग को, अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास था इनका, ठीक है। दे हैड कीन फेथ इन ब्रिटिश रूल, उनको लगता था कि अंग्रेज हमें शिक्षित करके जाएंगे, अंग्रेज हमें शासन के योग्य बनाकर जाएंगे, और अंग्रेज कभी गलत नहीं कर सकते, ऐसा इनका मानना था स्टार्टिंग में, ठीक है। और इसीलिए हर बार ये क्या करते थे, संवैधानिक रूल्स के अनुसार ही काम करते थे, संवैधानिक नियमों के अनुसार काम करते थे, समझौतावादी नीति थी इनकी, ठीक है, और उदार विचारधारा थी। आज के नेतृत्व करता थे उदारवादी थे, जैसे उमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, नाम सबको 2-4-5 नेता का नाम लिख लोगे, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है ना, ठीक है, ये सब जो है उदारवादी थे। लेकिन उदारवादी आंदोलनकारी जब अपना आवेदन, प्रतिवेदन, निवेदन अंग्रेजों के पास भेजते थे, उस पर बहुत ज़्यादा उधर से कुछ है ना प्रोग्रेसिव अप्रोच नहीं था, या भारतीयों को इससे कुछ बहुत ज़्यादा मिल नहीं रहा था। इसीलिए कुछ लोगों ने क्या देखा इस चीज़ को कि भाई इस नीति से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है,
और धीरे धीरे अंग्रेजों के द्वारा जो आर्थिक शोषण किया जा रहा था उसकी समझ लोगों को हो जाती है। मतलब सामाजिक भेदभाव, आर्थिक शोषण, ठीक है ना, इसको लोग समझ रहे थे। धार्मिक आधार पर भी भेदभाव हो रहा था, नस्लीय भेदभाव हो रहा था, इसको लोग समझ रहे थे। तो इस आधार पर यहाँ पर जो आगे का फेज है इसमें से इसी उदारवादी कांग्रेस के नेतृत्व में से कुछ लोगों ने इस बात को समझा और उन्होंने अंग्रेजों के न्यायप्रियता में विश्वास की बात को नकारना प्रारंभ कर दिया। जैसे अरविंद घोष का नाम जानते होंगे। अरविंद घोष का कहना था, क्या उन्होंने कहा था, कौन सा पुस्तक लिखी थी उन्होंने, और न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, है ना, वृद्धों के लिए नया लाइट, ठीक है ना, उसमें यही चीज़ दिखाया गया था। ठीक है, ये लोग क्या है, बेगरी कर रहे हैं, भिक्षावृत्ति कर रहे हैं। उग्रवादियों ने इनके आंदोलन को, उग्रवादी के आंदोलन को भिक्षावृत्ति कहा, ठीक है ना, और उनको कहा नहीं अब ऐसे आंदोलन सही नहीं होगा, हम क्या करेंगे, संवैधानिक प्रतिरोध करेंगे, बहिष्कार करेंगे, ठीक है ना। इसलिए उग्रवादी आंदोलन यहाँ पर प्रारंभ होता है 1905 के बाद, इसमें लाल बाल पाल, ठीक है, जैसे यहाँ लोगों ने नेता का नाम लिखा, यहाँ पर लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, सब नाम यहाँ पर नोट कर लेना है, ठीक है। ये क्रांतिकारी, जो आतंकवादी क्रांतिकारी आंदोलन था वो नहीं है, ये टीट फॉर टैट वाला नहीं है, ठीक है ना। ये क्या है, केवल विरोध करना, इसका काम था संवैधानिक प्रतिरोध, संवैधानिक प्रतिरोध, ठीक है ना, निष्क्रिय प्रतिरोध, ठीक है ना, ये है। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी शामिल हो जाएगा इसमें, स्वदेशी का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा यहाँ पर। देखो इसके पहले चीज नहीं था, देखो बातों को समझने की जरूरत है। इसके पहले इधर ये सब चीज नहीं था, स्वदेशी बहिष्कार करेगा ऐसा नहीं था, ठीक है ना। लेकिन इसके बाद शुरू होगा, स्वदेशी मूवमेंट भी यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो नेतृत्वकर्ता का नाम भी लिखना है, इनके उद्देश्य को भी लिखना है, ठीक है, इसको समझने की जरूरत है। तो यहाँ पर इस तरह से आंदोलन शुरू हो जाता है। हाँ, इसमें क्या आता है कि एक आंदोलन इसी के पैदल चलता है, वो था क्रांतिकारी आंदोलन, जो कि कांग्रेस का पार्ट, यहाँ हम लोग बात कर रहे थे कांग्रेस के अधीन अंदर, तो कांग्रेस का पार्ट नहीं था वो, ठीक है। क्रांतिकारी आंदोलन वो अलग से है। तो क्रांतिकारी आंदोलन का जो ऑब्जेक्टिव था वो था, देखो एकदम तुम लोग दिमाग में रखोगे, वो था टीट फॉर टैट, ठीक है ना, जैसे को तैसा। ये क्या था, जैसे को तैसा। जैसे को तैसा का मतलब क्या होता है, अगर कोई लाठी चलाएगा तो हम भी, ठीक है ना, अगर कोई गोली चलाएगा तो हम भी गोली चलाएंगे, कोई बम अगर मारेगा तो हम भी बम चलाएंगे। इसीलिए टीट फॉर टैट बोला जाता है। इसमें क्रांतिकारी आंदोलन में प्रफुल्ल चंद्र चाकी, खुदीराम बोस, बाद में तुम्हारा चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, उधम सिंह का नाम तुम जानते हो, मदन लाल ढींगरा का नाम अभी तुम लोग बता रहे थे, ठीक है ना। ये सारे युवा वर्ग के लोग थे जो अंग्रेजों में विश्वास तो नहीं करते थे, न्यायप्रियता में विश्वास नहीं करते थे। इनका तरीका भी अलग था। ये तरीका क्या था, सक्रिय प्रतिरोध का था। देखो यहाँ हमने लिखा है पैसिव रेसिस्टेंस, ये निष्क्रिय प्रतिरोध पैसिव रेसिस्टेंस है। इनका क्या हो जाएगा, एक्टिव रेसिस्टेंस। एक्टिव मतलब कि अगर कोई, है ना, मौका मिलेगा तो किसी की हत्या कर देना है, लूटना है, डकैती करना है, ठीक है ना, और जो टारगेटेड ऑफिसर्स होते थे उसको, है ना, मारना है, ठीक है ना, सरकार की तंत्र को डिस्टर्ब करना है, तोड़फोड़ करना है, मतलब ये हिंसा में विश्वास करते थे। मतलब ये क्या था, टीट फॉर टैट, मतलब ये हिंसक आंदोलन हो जाता है, ये ध्यान रखना है, जबकि ये अहिंसक था। क्लियर है ना, उग्रवादी आंदोलन हिंसक या अहिंसक, लेकिन ये क्रांतिकारी आंदोलन, जिसको हम लोग बात कर रहे हैं क्रांतिकारी आंदोलन, जिसको अंग्रेज आतंकवादी आंदोलन भी कहता था, अंग्रेज को आतंकवादी आंदोलन भी कहता था, ठीक है ना। ये कैसा था, हिंसक था, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन कांग्रेस के अंडर नहीं था, इसको अलग हम बात कर रहे हैं। अब गांधी जी का कैसा होता है, गांधी जी के आंदोलन की शुरुआत कैसे होती है, ठीक है। तो गांधी जी यहाँ जो शुरू करते हैं तो क्या क्या लिया इन लोगों से, मूवमेंट को कैसे से आया, गांधी जी कैसे सफल हो जाते हैं, ठीक है ना, ये समझना है। तो देखो यहाँ से ये जो उदारवादी आंदोलन है, उदारवादी आंदोलन, ठीक है ना, दूसरा था उग्रवादी आंदोलन, तीसरा है क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन,
ठीक है ना। चौथा है होम रूल लीग। होम रूल मतलब ये समझना है यहाँ पर कि गांधी जी के आंदोलन होता है तो 1920 से हम शुरू कर रहे हैं कि गांधी जी के विचारों पर जो आंदोलन, खासकर आंदोलन पर जो प्रभाव पड़ता है वो इन सब का पड़ता है। तो किससे क्या क्या लिया उन्होंने, तो उदारवादी आंदोलन से क्या लिया, हाँ, संवैधानिक तरीका, तौर तरीका, समझौतावादी दृष्टिकोण, ठीक है ना। संवैधानिक तौर तरीके और समझौतावादी दृष्टिकोण लिया। उग्रवादियों से क्या लिया, हाँ, स्वदेशी का कॉन्सेप्ट, बहिष्कार का कॉन्सेप्ट लिया उग्रवादियों से। क्रांतिकारियों से क्या लिया, हाँ, विल पावर, स्ट्रॉन्ग विल पावर, जो टिट फॉर टैट वही होगा इसका स्ट्रॉन्ग विल पावर होगा, ठीक है ना। बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं का अंजाम वही दे सकता है जो स्ट्रॉन्ग होगा, मन से भी तन से भी, ठीक है ना। और धन नहीं है तो डकैती करना है, लूट करना है, ठीक है ना। तो कमा नहीं सकता अपना पैसा तुरंत में, और कमाना ही होता तो लड़ने की क्या जरूरत थी, ठीक है ना। तो ये दृढ़ संकल्प, विल पावर, दृढ़ संकल्प। और होम रूल लीग से क्या लिया, मास मूवमेंट, जन आंदोलन। तो भारत में ध्यान रखना है कि होम रूल लीग ही पहली बार मास मूवमेंट की तरफ जाती है। नहीं तो अदरवाइज पहले क्या था, मूवमेंट हमारा शहरी वर्ग तक सीमित था, ठीक है ना, मध्यम वर्ग तक सीमित था, पढ़े लिखे लोगों तक ही था। ये सारे आंदोलन जो थे ये सब पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग ही थे, इसमें दोनों में, शहरी वर्ग थे, तीनों में, है ना, क्रांतिकारी आंदोलन में भी। यहाँ पर ये क्या था, जन आंदोलन। बहुत पढ़ने की जानकारी मिलती है, थोड़ा सा भारी भी लग सकता है, ठीक है। और कोई भी काम करना है तो भार उठाने के लिए तैयार रहना है, ये नहीं को भारी लग रहा है या हल्का लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। तो चलना है तो चल दिए, रास्ता टेढ़ा है कि सीधा है उससे मतलब नहीं, चलना है तो चल दिए। हर किसी को जरूरत है। तुम्हें लोगों में बहुत जो रेगुलर पढ़ रहा है तो बहुत लोगों की एनर्जी लेवल कम इसलिए रहता है क्योंकि रास्ता उसको टेढ़ा नजर आता है कहीं, अरे यहाँ से बाएं घूमना पड़ेगा, फिर दाएं, सीधा रास्ता है ही नहीं, है ना। तो एनर्जी लेवल नहीं रहता है, ठीक है।